नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी का। हम लोग अभी एसएससी मंत्रा का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो आप बुक देख रहे हैं इसमें एसएससी मंत्रा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कलेक्शन है और इसमें हम लोग एरर फाइंडिंग के 861 क्वेश्चंस हैं और ये पूरे एरर फाइंडिंग के सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं, मतलब 1 to 861। उसी प्रकार बोल्ड पार्ट करेक्शन के 784, फिल इन द ब्लैंक्स के 482 और रेडियम फ्रेजेस के 400 क्वेश्चन। ये एसएससी मंत्रा 1 है। इस किताब की पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एसएससी या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को जरूर बनाइए। बुक की जो पीडीएफ है उसका फोटो कॉपी करा लें और पूरी बुक का जो सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पीडीएफ का लिंक और प्लेलिस्ट, जो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑलरेडी 254 क्वेश्चन हो चुके हैं एरर फाइंडिंग के। आज हम लोग 255 से लेकर 300 से ऊपर लगभग 40-50 क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये एसएससी मंत्रा 1 है। इसमें जो क्वेश्चन है 861 क्वेश्चन एरर के, बोल्ड पार्ट करेक्शन के 784, फिलर्स के 482 और रेडियम फ्रेजेस के 400 क्वेश्चन। इसी प्रकार अपनी मंत्रा 2 भी आती है, उसका भी सॉल्यूशन जल्दी ही स्टार्ट होगा। ये अपनी मंत्रा 2 है। इसमें तो बाकी चीज़ें हैं ही, साथ ही साथ इसमें स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चंस भी हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक साथ है ना। जैसे आप सेट बनाते हो तो एरर का 4 क्वेश्चन होता है और बोल्ड पार्ट का 2 क्वेश्चन होता है जब आप मॉक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर फाइंडिंग के एक साथ 850 क्वेश्चन हैं, 750 ऊपर बोल्ड पार्ट के क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एरर फाइंडिंग हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 255 से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। चलो जी। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स, है ना, विदेशी कारीगरों की संख्या। फॉरेन यहाँ एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और नंबर, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड, जो अलाउ है। अब ये जो अलाउ वर्ब है ना, ये अलाउ अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर इन्फिनेटिव लेने के लिए जाना जाता है। अलाउ अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर टू बी वन लेता है। चूंकि ये पैसिव बनावट में लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, सीधे आपको फुल इन्फिनेटिव दिख रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो अलाउ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट बनकर आया हुआ है। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये S2 है इसका, इस वर्ब का। और ये जो नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स जो अलाउड हैं प्रवेश करने के लिए इनटू मलेशिया, है ना। अब इंटर का मामला ऐसा है कि इंटर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, इनटू नहीं लेता इंटर। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स हैज इंक्रीज्ड, ओरिजिनल सेंटेंस ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। विदेशी कारीगरों या मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है किंतु वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, तो वहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये सही है। द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स हैज इंक्रीज्ड। एरर जो है वो इंटर के साथ है। इंटर का मामला क्या होता है देख लो जरा। इंटर जो है जब किसी जगह प्रवेश करने के अर्थ में आता है तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता, इंटर इनटू अ प्लेस नहीं होता, इंटर अ प्लेस। हालांकि इंटर का प्रयोग यदि किसी डिबेट में, किसी बहस में प्रवेश करने वाले अर्थ में हो तो इंटर इनटू अ डिबेट, इंटर इनटू अ डिस्कशन। हम ये पूरी एक प्रीपोजिशन की लंबी लिस्ट है कि कौन से वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेते और लेते हैं तो किस कंडीशन में लेते हैं, है ना। इंटर ऑन अपॉन भी लेता है, किसी कैरियर के क्षेत्र में प्रवेश करना, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर। तो ये इंटर का 3 मामला है। जब प्लेस वाले अर्थ में हो, जैसे सी इंटर्ड द रूम, तो आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। किसी डिबेट या डिस्कशन में प्रवेश करना तो इंटर के साथ इंटू लगेगा। किसी कैरियर में प्रवेश करना, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर। ये इस तरह से प्रीपोजिशंस का बच्चा 800 से ऊपर प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वीडियो अगर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, जरूर देखिएगा। ये केवल इतने नहीं है, अगर मैं इसको बताना शुरू करूँ तो अभी 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो 800 से ऊपर प्रीपोजिशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखिएगा, वीडियो देखते देखते याद हो जाना है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इंटर इंटू नहीं लेता, उसी प्रकार रिच, विजिट और अप्रोच, ये 3 वर्ब है। वर्ब के रूप में ये ट्रांजिटिव होते हैं और जब इनके बाद कोई प्लेस वाला अर्थ आता है तो इनके बाद टू नहीं लगता, सीधे ऑब्जेक्ट लगता है। क्वेश्चन पूछता है आई विजिटेड टू दिल्ली, टू नहीं होगा, आई विजिटेड दिल्ली। वी रिच्ड टू द स्टेशन, नहीं, वी रिच द स्टेशन। चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन वर क्वेरलिंग, बच्चे झगड़ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चिल्ड्रेन के हिसाब से वर्ब प्लूरल है। बिटवीन देमसेल्व्स, आपस में, आपस में बच्चे झगड़ रहे थे। व्हेन, जब, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम आ गया। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अचानक, यह एडवर्ब फ्रेज है। व्हेन, यहाँ मेन क्लॉज खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेन क्लॉज है। बच्चे आपस में झगड़ रहे थे जब ऑल ऑफ अ सडन इट अकर्ड टू देम, इट अकर्ड टू देम। अकर्ड टू देम का मतलब होता है किसी बात का दिमाग में आना। अकर्ड टू समबडी का मतलब होता है, अकर्ड टू समबडी का मतलब होता है कोई बात दिमाग में आना। और ये जो अकर टू समबडी है ना, इसके बाद या तो फुल इन्फिनेटिव या दैट क्लॉज वाले बनावट का प्रयोग होता है। ये जो वर्ब है अकर टू समबडी, ये हमेशा इंट्रोडक्टरी इट से शुरू होगा। इट अकर्ड टू मी, मतलब ये बात मेरे दिमाग में आया, टू गो अप स्टेयर्स, छत पे जाने का। इट अकर्ड टू मी दैट मोहन वाज नॉट देयर, ये बात मेरे दिमाग में आया, दैट मोहन वाज नॉट देयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, अकर टू समबडी, कोई बात किसी के माथे में आना, मस्तिष्क में आना। अकर टू समबडी हमेशा इट से शुरू होता है। तो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे जब ऑल ऑफ अ सडन इट अकर्ड टू देम, ये बात उनके मन में आई,
और ये वाला देखो दैट क्लॉज आ गया, दैट दियर टीचर, कि उनका टीचर वॉज वॉचिंग देम। ये दैट से बना नाउन क्लॉज है, ये पूरा दैट वाला नाउन क्लॉज है। ये अकर टू समबडी फ्रेज है, इट जो है इट से शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी इट से। चलिए जी, और देखो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, कभी भी आप जब क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पहले स्टैंडर्ड तरीका ये होगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करके आपको ये सोचना है कि वो सही है गलत है, आंसर आपका क्या है, और फिर आप वीडियो को प्ले करके आंसर को आगे देखोगे तो मजा आएगा बनाने में। अब देखो यहाँ ये नहीं पता चल रहा है चिल्ड्रन से कि चिल्ड्रन 2 है या 2 से अधिक, 2 है या 2 से अधिक, हो सकता है 2 बच्चे भी हो, उस हिसाब से बिटवीन सही है। लेकिन यहाँ पर जनरल चूंकि प्लूरल लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 1 से अधिक का भाव ले रहे हैं, 2 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए बिटवीन की जगह अमंग। हालांकि इस पर बहस हो सकता है, कोई कहेगा कि सर यहाँ 2 ही बच्चे थे, द 2 चिल्ड्रन, भले 2 लिखा हुआ नहीं है, चिल्ड्रन से कैसे पता चल रहा है कि 2 से अधिक है। बट चूंकि जनरल भाव में हम लोग इसको प्लूरल दिया हुआ है तो हम लोग अमंग का प्रयोग कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 से अधिक बच्चा था, तो द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में लड़ रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट अकर टू देम, क्लियर है ये? अकर टू समबडी का मतलब कोई बात दिमाग में आना। देखो दिमाग में आने के लिए और भी कुछ फ्रेज होते हैं ना, दिमाग में आने के लिए और भी कुछ फ्रेजेस का प्रयोग होता है, जैसे कि क्रॉस समबडीज माइंड, क्रॉस समबडीज माइंड, ये बहुत मशहूर फ्रेज है। देखो तो, दिस आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड, मतलब ये बात मेरे दिमाग में आया, दिस आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड दैट राजू वाज हाइडिंग समथिंग, यह विचार मेरे मन में आया, क्रॉस समबडीज माइंड, या अकर टू समबडी, इट अकर टू मी दैट राजू वाज हाइडिंग समथिंग। चलिए भर में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, फिलहाल क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आई मेट जेन इन द वे, अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। देखो इन द वे और ऑन द वे दोनों का प्रयोग होता है। मीट का V2 है, सिंपल पास्ट फॉर्म। इन द वे जो है ये ऑब्स्टिकल को दिखाता है, और ऑन द वे रास्ते को दिखाता है ना। द की जगह पर आप पजेसिव भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे आई मेट राजू, आई मेट राजू, मैं राजू से मिला। ऑन द या माई आप लिख सकते हो, आई मेट राजू। चलिए यहां पर मैं पजेसिव के साथ एग्जांपल दे रहा हूं। ऑन माई वे टू मार्केट, मैं अपने मार्केट के रास्ते में, तो ऑन माई वे या ऑन योर वे या ऑन हिज वे जो है ये रास्ता को दिखाता है, और इन वे जो होता है ये ऑब्स्टिकल को दिखाता है। जैसे डोंट कम इन माई वे, डोंट कम इन माई वे मतलब मेरे रास्ते में मत आओ, मतलब मुझे बाधित मत करो, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, डोंट कम इन माई वे। और आई मेट राजू ऑन माई वे मतलब मैं राजू से मिला मार्केट के रास्ते में, है ना। और इससे ये भी दिखाया जाता है ना कि कोई आदमी कहीं से आ रहा है, जरा राजू को फ़ोन करो कहाँ है भाई, तो ही इज़ ऑन हिज वे, ही इज़ ऑन हिज वे मतलब वो रास्ते में, वो आ रहा है। तो इन वे और ऑन वे दोनों होता है। इन जो है वो ऑब्स्टिकल बाधा को दिखाता है, ऑन वे रास्ता में, ही इज़ ऑन हिज वे मतलब वो अपने रास्ते में है, मतलब वो चलना शुरू कर चुका है, वो घर से निकल गया है, वो रास्ते में है। तो आई मेट जेन ऑन द वे, ना कि इन द वे। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल रूल्स रिक्वायर, हॉस्पिटल रूल्स ये कंपाउंड नाउन है, हॉस्पिटल रूल्स। रिक्वायर मतलब हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता है? कि एवरी पेशेंट, कि हर एक पेशेंट का होना चाहिए, एवरी पेशेंट शुड हैव, एवरी पेशेंट शुड हैव, कि हर एक पेशेंट के पास होना चाहिए एक अटेंडर, अटेंड करने वाला। अब देखो बाबू ये ER भी पर्सन सफिक्स है, डबल E भी पर्सन सफिक्स है, हम लोग नाउन में पढ़ते हैं, ये जब सफिक्स बताते हैं वहाँ पे। OR भी पर्सन सफिक्स है, इस्ट भी पर्सन सफिक्स है, EN भी पर्सन सफिक्स है, और कई बार एंट भी पर्सन सफिक्स होता है। जो लोग पर्सन सफिक्स, सफिक्स तो पहले उसको बोलते हैं जो वर्ड के लास्ट में जुटे, दैट इज कॉल्ड सफिक्स, और पर्सन सफिक्स मतलब जिससे पर्सन का बोध हो। जैसे टीच करने वाला टीचर, टीच करने वाला टीचर, पे करने वाला पेयर, पे करने वाला पेयर, ER लगा रहे तो ER लगा देने से आदमी का बोध हो रहा है। किल करने वाला किलर। उसी तरह डबल E से भी पर्सन का बोध होता है, जिसको पे किया गया पेई, है ना। नौकरी देने वाला इंप्लॉयर, नौकरी देने वाला इंप्लॉयर ER, और जिसको नौकरी दिया गया इंप्लॉई, ये पर्सन का बोध हो रहा है। जिसको डिवोर्स दिया गया डिवोर्सी। बस समझ में आया? जिसका इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है इंटरव्यूई। जो एग्जाम ले रहा है, जो परीक्षा ले रहा है एग्जामिनर, और जिसका लिया जा रहा है एग्जामिनी। तो डबल E और ER दोनों पर्सन सफिक्स है। ये बहुत बड़ा लिस्ट है, अभी मैं उतने विस्तार में नहीं जा सकता। तो ये हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, नाउन में पढ़ते हैं, जब सफिक्स पढ़ रहे होते हैं ना वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। उसी प्रकार बच्चा ईस्ट भी पर्सन सफिक्स है, जैसे साइंस पढ़ने वाला साइंटिस्ट, बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट, आतंकवाद फैलाने वाला टेररिस्ट, ये देखो बायोलॉजिस्ट। अच्छा कई बार ER नहीं होकर OR होता है, ER ना होकर OR होता है, जैसे प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेट करने वाला डेमोस्ट्रेटर, प्रदर्शनकारी, ये देखो OR हो गया। ई वाला आपने देखा एम्प्लॉई, ये सब व्यक्ति हैं, सब के सब पर्सन है।
उसी तरह ईएन होता है, म्यूजिक का एक्सपर्ट म्यूजिशियन, मैजिक का एक्सपर्ट मैजिशियन, पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, और कुछ में एंट होते हैं। यही हमसे पूछा गया, अभी जो क्वेश्चन है ना वो उसी के ऊपर बेस्ड है, जरा ध्यान से देख लो। जैसे कंप्लेन करने वाला, कंप्लेनर नहीं बनाते, कंप्लेनेंट, शिकायत करता। अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो आपको कंप्लेनर नहीं बोलेंगे, कंप्लेनेंट, ये देखो एएनटी। और जो आरोपों से खुद की रक्षा कर रहा है, डिफेंडेंट, रक्षा करने वाला। उसी तरह किसी आदमी को अटेंड करने वाला, अटेंडेंट, ये पर्सन सफिक्स है यहां पर, तो यहां पर ये एरर है, वर्ड एरर है, ये अटेंडेंट होना चाहिए था। हॉस्पिटल का नियम कहता है कि हर एक आदमी का, हर एक पेशेंट का एक अटेंडेंट होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ेंगे। ये सफिक्स वाली लिस्ट है, एक और कॉपी खोल के सभी लोग, सभी बच्चे नोट्स का रिवीजन कर लोगे, बहुत विस्तार में पढ़ते हो जब नाउन पढ़ते हो या इंट्रोडक्शन करते हैं ग्रामर का वहां पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। द चिल्ड्रन सेड, बच्चे ने कहा, और ये बहुत प्यारी लिस्ट है, सब लोग एक बार ये बुक का पीडीएफ जो है जरूर वो कर लीजिएगा। 1 सेकेंड, क्या हो गया भाई? गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, सॉरी। देखो, द चिल्ड्रन सेड, बच्चे ने कहा, द चिल्ड्रन सेड सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या कहा, वर्ब से पूछो क्या या किसे, जवाब में पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये दैट से बना नाउन क्लॉज, से का ऑब्जेक्ट है, दैट छुपा हुआ नाउन क्लॉज का दैट आप ओमिट कर सकते हैं। कि वे लोग भूख से मर जाएंगे, दे वुड स्टार्व रैदर देन सरेंडर, सरेंडर करने के बजाय, है ना। वुड भी वन रैदर देन भी वन, वुड भी वन रैदर देन भी वन, ये बनावट का प्रयोग होता है चॉइस को दिखाने के लिए। जैसे आई वुड डाई रैदर देन बैग, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है ये, आई वुड डाई रैदर देन बैग। अच्छा, इस बनावट में, ये हम लोग भर में पढ़ते हैं, इस बनावट में आप रैदर का प्रयोग यहाँ भी वन के साथ कर सकते हो। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही लिखा हुआ है, आप चाहो तो रैदर को उठाकर यहाँ डाल सकते हो, आई वुड रैदर डाई देन बैग, ठीक है। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव होगा, टू हट जाएगा, वुड भी वन रैदर देन भी वन, ये चॉइस को दिखाता है। और चॉइस को दिखाने वाले ऐसे 8 स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेफर के साथ और रैदर देन के साथ भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है कि रैदर देन के बाद हमेशा भी वन होगा क्या, या भी फोर भी हो सकता है। रैदर देन के साथ क्या ये जरूरी है कि हमेशा भी वन ही हो, जैसे यहाँ पर हमने भी वन यूज किया। क्या रैदर देन के बाद यहाँ सरेंडरिंग नहीं लिख सकते थे क्या, भी फोर लिख सकते क्या? जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है। नॉर्मली रैदर देन के बाद आपको भी वन लिखना है, वो जेरेंट फॉर्म आएगा, लेकिन उसके अलग रूल्स हैं, और अभी रूल्स पे नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट एंड राइटर, ये एक ही आदमी है जो कलाकार भी है और लेखक भी है। हैज़ डाइड, आर्टिस्ट और राइटर मर चुका है, तो एक ही आदमी है, तो वर्ब सिंगुलर है, 260, नो एरर। चलिए नेक्स्ट, स्कार्सली, स्कार्सली या हार्डली का अर्थ होता है शायद ही, ये एडवर्ब है। और स्कार्सली, हार्डली, नेवर, सेल्डम से वाक्य शुरू होगा तो पार्शियल इन्वर्सन होगा, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा सब्जेक्ट के पहले। हार्डली हैड ये स्टॉप्ड, शायद ही रुका था, और स्टॉप जो है ये अपने बाद इन्फिनिटी भी लेता है और जेरेंट भी लेता है, मतलब टू भी वन भी ले सकता है और भी फोर भी। तो यहाँ जेरेंट आया है जो कि स्टॉप का ऑब्जेक्ट है। बारिश रुकी ही थी जब आई स्टार्टेड टू माई कॉलेज। अच्छा देखो, होता क्या है कि नॉर्मली डेस्टिनेशन के पहले प्रीपोजिशन टू, हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट ही यही आता है, टू और वो एट इन। डेस्टिनेशन के साथ नॉर्मली टू होता है, जैसे आई एम गोइंग टू पटना। लेकिन कुछ वर्ब है जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, जैसे लीव, स्टार्ट, सेट आउट, किसी जगह के लिए निकलना। और जिस जगह के लिए निकल रहे हैं, टू अ प्लेस नहीं, फॉर अ प्लेस। जैसे ही लेफ्ट टू पटना नहीं, ही लेफ्ट फॉर पटना, वो पटना के लिए निकला। तो बारिश रुक ही थी जब मैं कॉलेज के लिए निकल गया, आई स्टार्टेड फॉर माई कॉलेज। स्टार्ट फॉर, लिव फॉर, सेट आउट फॉर अ प्लेस। इसके और भी रूल्स हैं, प्रीपोजिशन की कॉपी खोलेंगे, अगर जिनको याद नहीं आ रहा है तो वो नोट्स का रिवीजन करें, बहुत डिटेल में ये पढ़ा हुआ है आपने। चलो जी आगे। नेक्स्ट 262, आई विल रिटर्न बैक। रिटर्न चूंकि ऑलरेडी लौटने का भाव देता है तो बैक बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैक बोलना ही है तो फिर आप बोलिए आई विल कम बैक। अगर आपको बैक लिखना है तो फिर कम बोल लो, और अगर रिटर्न लिखना है, बैक नहीं लिखना है, तो रिटर्न लिखना है तो फिर बैक को हटा लो। और कोई काम कितने देर में होता है उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है ना, जैसे आई कैन डू इट इन 3 days, मैं ये कर सकता हूँ 3 दिनों में, इन 3 days। और इसी 3 days से बात याद आई, देखो जो सीरियस लर्नर है, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चंस है एक बार बुक की प्रिंट आउट लेकर बैठ जाओ, फिलर का पूरा सॉल्यूशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है ना। 482 क्वेश्चन है, 2 दिन में इसको पूरा बना जाओ, या 100 करके बनाओ तो 5 दिन में खत्म करो। एक राउंड, एक बार एक सिटिंग में बैठिए 100 क्वेश्चन, और फिर उसका आंसर मिला लीजिए। बहुत डिटेल्ड, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम मस्त होके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन है तो उसका 10 गुना अधिक सॉल्यूशन आपको वहां मिलेगा।
उसी तरह एरर फाइंडिंग 800 क्वेश्चन है तो 4 दिन 5 दिन में एक सीटिंग में 100 150 200 क्वेश्चन बना के उठिए। अरे देखो होता क्या, मान लो 200 क्वेश्चन बनाओगे तो 200 में तो 100 150 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जो एकदम एक नज़र में बनने वाले होते हैं, देखिए और फट से एरर पता चल जाता है। 40-50 क्वेश्चन जो आपका गलत होगा वही आप नया सीखोगे, सॉल्यूशन मिलाओगे, फिर नोट्स खोल के पढ़िए, 100% होगा। और ये अगर कर लेते हैं, ये मंत्रा 1 जब पूरा होगा तो फिर मंत्रा 2 का भी जो हम लोग शुरू करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया था। अगला नंबर 263, आइदर एन ऑफिसर एक सब्जेक्ट है और एन असिस्टेंट, दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ता है तो वर्ब नज़दीक वाले के अनुसार सिंगुलर हो जाएगा। यही रूल हम लोग आइदर और पे देखते हैं, यही रूल नाइदर नॉर पे देखते हैं कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़ता है तो वर्ब जो है वो नज़दीक वाले के अनुसार, बाद वाला नहीं बोलते, नज़दीक वाला, है ना। फिर इसी नॉट ओनली बट ऑल्सो के मामले में भी यही होता है कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है। यही चीज़ नॉट बट के साथ भी देखते हो आप, नॉट यू बट आई एम गोइंग, नॉट यू तुम नहीं बल्कि मैं। चलो जी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है। स्टडे, अब स्टडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये पास्ट का बोध कराता है। जहां वाक्य में लास्ट आ गया, स्टडे आ गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब आ गया, दोज डेज उन दिनों आ गया, अगो आ गया, तो अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो नॉर्मली ये सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब है, तो आपको कहना चाहिए था आई सा हिम। नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन होने के कारण, ये बीइंग जो है V4 है। 100 बार बताए हैं कि अगर वाक्य की शुरुआत में V4 आता है तो ये दो ही चीज हो सकता है, या तो ये जेरेंड है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा बाद में आने वाले वर्ब के लिए, या वाक्य के शुरू में आने वाला V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और ये बाद वाले सब्जेक्ट को एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करेगा। दोनों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फिर से दोहरा रहा हूं, अगर वाक्य की शुरुआत V4 से होती है तो V4 या तो नाउन होगा, जेरेंड, सब्जेक्ट का काम करेगा बाद वाले वर्ब का, या वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो है इसका गोइंग देयर इज डिफिकल्ट, गोइंग देयर इज डिफिकल्ट, यहां जो गोइंग है ये नाउन है, जेरेंड है, और ये इज का सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वहां जाना मुश्किल है। और जब आप बोलते हो गोइंग देयर, वहां जाते हुए, आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, तो जा कौन रहा था, शेर नहीं, मैं जा रहा था। जब भी V4 शुरुआत में आएगा या तो वो खुद सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहां सब्जेक्ट तो आई है, सा का सब्जेक्ट आई है, तो चूंकि आई सब्जेक्ट है तो ये गोइंग जेरेंड नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हिंदी होगा जाते हुए, वहां जाते हुए, और यहां जो गोइंग है ये है जाना। तो एकदम दिमाग में डाल लें कि V4 एट द इनिशियल पोजीशन। हालांकि देखो बाबू ये सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, बट चूंकि अभी सॉल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते। देखिए तो बीइंग अ रेनी डे, डे जो है ये कंप्लीमेंट हो गया V4 का, और ये V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जेरेंड नहीं है, बी का V4 है, और ये रेफर कर रहा है बाद वाले सब्जेक्ट को। तो बारिश का दिन होने की वजह से हम लोग, मतलब हम लोग बारिश का दिन थे, जैसे वहां जाते हुए मैंने शेर देखा, तो जा कौन रहा था, मैं, गोइंग का काम कौन कर रहा था, आई, तो बीइंग किसको रेफर कर रहा है, वी को, तो बारिश का दिन होने की वजह से हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। और इसको सुधारने के 4-5 तरीके होते हैं। एक तो पूरा क्लॉज का हम लोग प्रयोग करते हैं, कंप्लीट क्लॉज फॉर्मेशन, तो हम इसको बीइंग को हटाकर, बीइंग गलत सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो इससे बचने के लिए हमें करना पड़ेगा एज इट वॉज अ रेनी डे, चूंकि यह बारिश का दिन था, वी डिडंट गो आउट। या अगर आप पूरा क्लॉज फॉर्मेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बीइंग के पहले कोई नाउन प्रोनाउन डाल दे। पर्पस ये होता है ना कि वो बीइंग बाद वाले सब्जेक्ट को जिसको गलत रेफर कर रहा है उसको छोड़कर इसको रेफर करने लगे, तो एक बस प्रोनाउन डाल दो, इट बीइंग अ रेनी डे। अब ये इट जो है, बीइंग जो है वो इट को रेफर करेगा और गलत सब्जेक्ट को नहीं रेफर करेगा, तो मिस रिलेशन ठीक हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। बाबू हैव का मामला ऐसा है कि हैव को कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते जब वो पोजीशन दिखाता है, तो आपको बोलना चाहिए आई हैव 3 चिल्ड्रन, है ना। हैव है, सी है, इनका नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट, इस बास्केट में सभी सेब, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। ओवर राइप मतलब जरूरत से ज्यादा पके हुए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। बी क्रिया यहाँ स्वयं मेन वर्ब है, इज एम आर के बाद अगर नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो बी क्रिया इज एम आर स्वयं मेन वर्ब होता है, और बाद वाला जो एडजेक्टिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, और ये रेफर कर रहा है इनडायरेक्ट यूज हुआ एडजेक्टिव का सब्जेक्ट को। ऑल मैंगोज आर ओवर राइप, कभी भी बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो वो सब्जेक्ट को रेफर करेगा, इनडायरेक्ट यूज होगा। नेक्स्ट, व्हाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशिप, वर्कशिप नहीं होगा, वर्कशॉप होगा, ये मिसप्रिंट है। टर्नअप का अर्थ होता है हाजिर होना, और ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के पहले जाएगा, तो आपको लिखना चाहिए था व्हाई डिड, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बना हुआ रियल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड करेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आप नॉट को यहाँ छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, आप चाहो तो नॉट को यहाँ ला सकते हो।
अगर नॉट को यहाँ छोड़ेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे, वाई डिड दे नॉट टर्न अप, वो हाजिर क्यों नहीं हुए। और अगर नॉट को भी आप आगे ले जाओगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब में ये रूल पढ़ते हैं, वाई डिडंट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब जहां कोई काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप। वो वर्कशॉप में क्यों नहीं आया। टर्न अप का अर्थ होता है हाजिर होना, टर्न अप हाजिर होना। ये फ्रेजल वर्ब की बहुत बड़ी लिस्ट है। टर्न ऑन किसी चीज़ को चालू करना, टर्न अप का दूसरा अर्थ होता है किसी चीज़ को मात्रा को बढ़ाना, टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न डाउन कम करना, टर्न अवे किसी को दरवाजे से लौटा देना, टर्न डाउन खारिज कर देना, ही टर्न डाउन माई ऑफर। तो ये फ्रेजल वर्ब्स है, इसको एक बार रिवीजन करो ढंग से अगर याद नहीं है तो। अब यही होता है ना, जैसे ये आया, मान लो उनको याद आया कि रिटर्न का क्या क्या था भूल गए, तो फट से नोट्स खोलिए, धड़ाधड़ उसको पढ़ जाइए। प्लेलिस्ट इसकी भी बनी हुई है यूट्यूब पर, सब कुछ तो यूट्यूब पर डाल दिया। चलो अगला 12-13 वीडियो है फ्रेजल वर्ब का, 500-400 फ्रेजल वर्ब्स है, एकदम वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, इतना रिवीजन कराए हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये हैव मेन वर्ब है, हैव प्लस इन्फिनिटिव जो है ऑब्लिगेशन को दिखाता है ना, हैव प्लस टू भी वन ऑब्लिगेशन को। वी हैव टू रिटर्न इमीडिएटली, हमें तुरंत लौटना होगा। वी हैव टू रिटर्न इमीडिएटली, बैक लगाने की जरूरत नहीं थी, रिटर्न के साथ बैक अभी थोड़ा देर पहले भी आया था ना। ये देखो हैव प्लस इन्फिनिटिव ऑब्लिगेशन होता है, मजबूरी। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, और आई हैड, ये भी V2 है और ये भी V2 है, और आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। ये पड़ा जहां आ गया ना वो ऑब्लिगेशन, मजबूरी हो जाती है। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है एवरी डे, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन चूंकि यहां हैव प्लस इन्फिनिटिव है तो ऑब्लिगेशन है। आई विल डू इट, मैं यह करूंगा, सिंपल फ्यूचर है। और आई विल हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ेगा, ये भी सिंपल फ्यूचर है। ये हैव मेन वर्ब है, जैसे यहाँ डू भी वन है, यहाँ हैव भी वन है। जैसे ये सिंपल फ्यूचर है, विल भी वन, ये भी विल भी वन है, और हैव प्लस इन्फिनिटिव हो गया तो ऑब्लिगेशन, मैं करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। चलो जी, तो यहां दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी रिटर्न के साथ बैक का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हरी लॉस्ट 100 रुपी नोट, हरी ने भुला दिया, क्या भुला दिया, नोट भुला दिया। कैसा नोट, 100 रुपी। देखो जब हमको लिखना है 100 रुपया, तो ये अ जो है ना, ये तो 100 के लिए है, तो 100 रुपया लिखना होगा, तब तो हम ऐसे लिखेंगे रुपीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पूरा ये एडजेक्टिव की तरह ये फ्रेज काम करेगा किसी और नाउन के लिए, तब जो ये वाला ऐसे वो हट जाता है। हमने पढ़ा था, जैसे अगर हम लिखते हैं 2 रूम्स, 2 कमरा नहीं कमरे, ये एरर है, ये जो लिखा हुआ है गलत है, अब सही हो गया। लेकिन अब मैं बोलूं 2 रूम्स फ्लैट, जब कोई कार्डिनल मतलब कोई नंबर किसी नाउन के साथ मिलकर किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव बन जाए तो पहले वाले नाउन का एस हम लोग हटा लेते हैं। चलो जी, तो वही है, यहाँ रुपीज में से एस हट जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, किसके लिए, नोट के लिए। नेक्स्ट, कीप हिम, उसे रखो, एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एक हाथ दूर रखो, मतलब उससे दूरी बना के रखो, ये फ्रेज है एट एन आर्म्स लेंथ, उससे एक हाथ दूर रखो। लेस्ट, लेस्ट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, सो दैट नॉट वाले अर्थ में आता है, ताकि ना, ताकि ना वाले अर्थ में लिस्ट का प्रयोग होता है, सो दैट नॉट की जगह पर आता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि लिस्ट वाले क्लॉज में पहले जो नॉट नहीं यूज करना, क्योंकि ऑल लिस्ट वाले में 3 बात ध्यान रखना। पहला, नॉट नहीं लगाना, क्योंकि लिस्ट का मतलब ही होता है ताकि ना। दूसरी बात, लिस्ट वाले क्लॉज में पहले भी1 का यूज होता था, लेकिन आजकल शुड भी1 का यूज होता है, हालांकि शुड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिस्ट वाले क्लॉज में या तो केवल भी1 या शुड भी1 का प्रयोग होता है। तो लिस्ट पहले तो नॉट हटेगा और मे की जगह शुड आएगा। अब शुड को हटा भी सकते हैं, मे नहीं होगा, और नॉट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो उसे एक हाथ दूर रखो, उस मतलब उससे दूरी बना के रखो, ताकि यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन, ताकि लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब अभी तो मजा आ रहा है ना, लंबी दूरी में, भविष्य में आपको पश्चाताप ना करना पड़े। रिपेंट मतलब होता है पछताना, है ना। रिपेंट का नाउन होता है रिपेंटेंस, सिनोनिम्स बताए थे कॉन्ट्रिशन, है ना, रिमोर्स, रिग्रेट, रिपेंटेंस, पश्चाताप, ये होगा, सॉरी, रिपेंटेंस। चलो जी, नेक्स्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया था। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द डोडो। देखो बाबू, डोडो किस प्रकार का जानवर है, ये हमारा सब्जेक्ट है डोडो, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अब ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये पक्षी है, ये अब विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त। और ये जिसका वर्ब है, चूंकि क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी पहले आ गया। ये नॉर्मली जब वाक्य सीधा रहा होगा ना तो ऐसा रहा होगा, द डोडो इज दिस टाइप ऑफ एनिमल, द डोडो इज दिस काइंड ऑफ एनिमल, डोडो इस प्रकार का जानवर है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नाउन है, कंप्लीमेंट है इसका, और ये दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी दिस को हटाकर क्वेश्चन आया तो इज आगे आ गया क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिलरी पहले आगे कर लेंगे। और ये दिस को हटाकर हमने लिखा व्हाट, और व्हाट जो है इस चूंकि नाउन के साथ है तो इस पूरे फ्रेज को लेकर आगे चला गया, तो वही है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल। तो ये जो काइंड वर्ड है ना, यही कंप्लीमेंट है इज का, ये जो इज है इसका कंप्लीमेंट है। व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और काइंड देखो एनिमल सिंगुलर नाउन है, आमतौर पे सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, एन लगता है,
लेकिन आर्टिकल का रूल ये है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद जो सिंगुलर नाउन आते हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, जबकि नॉर्मली सिंगुलर नाउन को आप विदाउट आर्टिकल नहीं लिखते हैं, लेकिन काइंड ऑफ के बाद विदाउट आर्टिकल आता है सिंगुलर नाउन। जैसे आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, आर्टिकल का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। दिस टाइप ऑफ अ बुक, अब बच्चा सोचता है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन तो आर्टिकल लेता है, तो वो यहाँ आर्टिकल लगा देता है। नहीं जी, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो सिंगुलर नाउन आएगा आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आर्टिकल यहाँ नहीं होगा। लेकिन आई हैव बुक, ये एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो गया भाई? सिंगुलर नाउन है, आप विदाउट आर्टिकल कैसे लिख रहे हो, आप बुक लिखो। तो बच्चा यही दिमाग यहाँ लगा देता है और फंस जाता है। तो यहाँ जो एनिमल के साथ आर्टिकल नहीं है वो सही है, डोडो सही है और द का प्रयोग भी सही है। अब ये द वाला चक्कर यहाँ पर देख लो, होता क्या है, जब कोई सिंगुलर नाउन हो और उससे पूरे जाति का बोध हो रहा हो, है ना, जब किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो और पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो, आर्टिकल का रूल है ये, तो आप ए एन या द दोनों लगा सकते हैं। देखो, जब सिंगुलर नाउन इंडिफिनिट होता है तो ए एन लगाते हैं, डिफिनिट होता है तो द लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर नाउन को विदाउट आर्टिकल नहीं लिखते, ठीक है, नॉर्मली। यहाँ तो इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि काइंड ऑफ के बाद लिखते ही नहीं, तो एक अलग चीज हो गया। अब जरा ये देखो, मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये एरर है, आ लगाना पड़ेगा। अच्छा, द काउ इज रेड, गाय लाल है, डिफिनिट काउ, उसी काउ की बात हो रही है, तो यहाँ आ लगाना जरूरी है और यहाँ द लगाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जाति में से एक वन ऑफ द क्लास है तो ए एन लगाते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, और डिफिनिट हो गया तो द लगाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब सवाल उठता है एक गाय या कोई खास गाय? सर खास गाय की तो बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। अब यहां जो सिंगुलर नाउन है ना, इससे पूरे क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आर्टिकल का हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल एंड क्लास रिप्रेजेंटेशन, तो उसका पहला रूल ही आता है कि अगर सिंगुलर नाउन से पूरे जाति का बोध हो तो आप अ भी लगा सकते हो और द भी। तो इस वाक्य में आप कह सकते थे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, और यू कैन से द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो इसी तरह यहाँ द डोडो भी सही है और अ डोडो भी सही है, तो ये वाक्य नो एरर में है। यहाँ डोडो सिंगुलर नाउन है, पूरे डोडो जाति की बात हो रही है। नेक्स्ट, अगला, यू वर द लास्ट पर्सन टू लीव द हॉल। अब यहां पर एक बड़ा प्यारा चीज है, ध्यान से समझिएगा। अक्सर ना ऑर्डिनल प्लस नाउन के बाद आपको फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग मिलता है। अक्सर जो है ऑर्डिनल समझते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके बाद अक्सर आपको टू भी वन क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव नजर आएगा। जैसे आई वॉज द फर्स्ट, आई वॉज द फर्स्ट, मैं पहला था। मोहन वॉज द सेकेंड, सीता वॉज द थर्ड, राजू वॉज द लास्ट। यहां पर चाहो तो नाउन डाल दो, मैन, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मैं पहला आदमी था टू कम हियर, टू अराइव हियर, जब ये खबर आई तो आई वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव हियर, यहां पहुंचने वाला मैं पहला आदमी था। राजू दूसरा था, तो दूसरा था तो किस काम के लिए दूसरा था? मोहन तीसरा था, किस काम के लिए? तो जो जिस काम में तीसरा था ना वो यहां टू भी वन से लिखते हैं। तो तुम आखिरी आदमी थे, यू वर द लास्ट पर्सन, वर यहां मेन वर्ब है, लास्ट एडजेक्टिव है पर्सन के लिए। टू लिव, निकलने वाले, ये इन्फिनेटिव आ गया। कहां से निकलने वाले? हॉल से। नहीं थे क्या? वरंट यू? नो एरर, नो एरर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सी स्लोली, स्लोली एडवर्ब है, धीरे धीरे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, स्टेप्ड, यह स्टेप भी टू है, सिंपल पास्ट। अक्रॉस द टारमैक, अक्रॉस का दो अर्थ होता है, एक तो होता है इस पार से उस पार, और एक होता है किसी चीज के उस पार। दो अर्थों में आता है, या तो इस प्रीपोजिशन में बाबू माला की तरह जपवाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, माय हाउस इज अक्रॉस द बॉर्डर, माय हाउस इज अक्रॉस द बॉर्डर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मेरा घर बॉर्डर के इस पार से उस पार नहीं, के उस पार, के उस पार। अच्छा, सी स्वैम अक्रॉस द रिवर, सी स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो तैरी नदी के इस पार से उस पार। तो अक्रॉस दो अर्थों में आता है, के उस पार। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्लास वाले पॉइंट्स है वो थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आपका इसी बहाने, और जो चीजें नहीं याद आती हो ना फट से नोट्स निकालना है कि हाँ भाई मेरा ये भूल गए थे, अक्रॉस वाला क्या था, फट से देख लिए। वो आर्टिकल वाला क्या सर बता रहे थे, काइंड ऑफ टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगता, तो वो रूल्स देख लिए, तब जाकर एकदम अप टू डेट रहेंगे। तो वो धीरे धीरे, ये मान लीजिए टारमैक बोलते हैं बच्चा उसको, जो रनवे का जो जिस पर जहाज दौड़ती है ना उसको टारमैक बोलते हैं ना। तो वो धीरे धीरे टारमैक को पार किया और वो पहुंची प्लेन तक। सी स्टेप्ड या सी वॉकड, यहाँ स्टेप की जगह वॉक भी लिख सकते थे, धीरे धीरे। सी वॉकड अक्रॉस द टारमैक, और कहां पहुंची? टू द वेटिंग प्लेन, वेटिंग, इंतजार कर रहे प्लेन तक वो पहुंची। ये प्रीपोजिशन है, पीओ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नो एरर। हालांकि टू की जगह दूसरा प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं पहुंचने की बात हो रही है तो जहां पहुंचते हैं ना डेस्टिनेशन के साथ, अभी आया था टू लगा सकते हैं। तो वो टारमैक को, ये टारमैक को पार करते हुए, धीरे धीरे पार करते हुए वो इंतजार कर रहे जहाज तक पहुंची। तो जिस जगह पहुंची, सी वॉकड टू द प्लेन,
तो टू द प्लेन सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अ गैंग मेंबर, गैंग का सदस्य, कंपाउंड नाउन है, ऑफ नो इंपॉर्टेंस, बिना महत्व का, जिसका कोई महत्व नहीं था, ऐसा गैंग मेंबर, ये नाउन है, इंपॉर्टेंस, नो एडजेक्टिव है, नो तीनों नाउन के साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल। मतलब कोई नो इंपॉर्टेंस वाला एक गैंग मेंबर को चोट लगी, सस्टेन एन इंजरी टू द आर्म। सस्टेन इंजरी का अर्थ होता है जख्मी होना। बाबू सस्टेन वर्ड का कई अर्थ होते हैं, ये वर्ब के कई अर्थ होते हैं, है ना। अगर किसी चीज सस्टेन करने का मतलब होता है मेंटेन करना, या किसी चीज को बचाए रखना, जिंदा रखना, हो गया। जितना जोश से तुम लोग ये पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, यू शुड सस्टेन दिस एनर्जी, मतलब आपको ये एनर्जी सस्टेन करना चाहिए, मतलब इसी एनर्जी को मेंटेन रखना चाहिए। तो सस्टेन वर्ड के कई अर्थ होते हैं। एक फ्रेज होता है सस्टेन इंजरी, इसका अर्थ होता है जख्मी होना। अब यही चीज आपको क्लोज टेस्ट में तंग करती है, क्योंकि आपको रीडिंग राइटिंग की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है। अब यहाँ खाली स्थान दे देगा, अगर आपको ये पढ़ने पता नहीं है कि इस तरह से इस फ्रेज को लिखते हैं और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इस वर्ड को सबसे लास्ट ऑप्शन में रखोगे, जबकि यही सही आंसर है। देखो मैंने यहाँ पे सस्टेन के लिए कुछ दिया हुआ है, ये पढ़िए इसको। देखो सस्टेन किस किस अर्थ में आता है। सस्टेन का जो पहला अर्थ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहला अर्थ है सस्टेन का, टू सपोर्ट और मेंटेन समथिंग। द चैरिटी वर्क्स, चैरिटी जो है, चैरिटी बोलते हैं किसी संस्था को, वो संस्था 2 अर्थों में आता है। एक तो दान को बोलते हैं चैरिटी, दान, और चैरिटी उस संस्था को भी बोलते हैं जो समाज सेवा का काम करती है। तो यहाँ ये सेकंड वाले अर्थ में है, द चैरिटी वर्क्स टू सस्टेन द लोकल कम्युनिटी। ये चैरिटी जो है, ये जो संस्था है, ये काम करती है लोकल कम्युनिटी को सस्टेन करने, मतलब उसको बचाने में, उसको मेंटेन करने में सपोर्ट करती है। इसका दूसरा अर्थ है किसी चीज को सहना, तीसरा अर्थ है कंफर्म करना, है ना, और चौथा अर्थ है नरिश करना। इसके और इस तरह से 5-6 अर्थ आपको अलग अलग मिलेंगे। द प्लांट्स आर सस्टेन्ड बाय सनलाइट एंड वाटर। दूसरा है किसी डिसीजन को कंफर्म करना, टू सपोर्ट अ डिसीजन, क्लेम, जजमेंट, किसी चीज को, जैसे सिविल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया, मेरे ऊपर आरोप लगा था किसी चीज का, मुझे जमानत दे दी। पुलिस हाई कोर्ट चली गई मेरे जमानत के खिलाफ कि इसको जेल में रखा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सस्टेन किया, मतलब उसको कंफर्म किया कि नहीं, जो बेल मिला है सही मिला है। तो अगर कोर्ट किसी फैसले को सस्टेन कर रही है, मतलब उसको कंटिन्यू कर रही है, उसको खारिज नहीं कर रही है, उसको वैलिड मान रही है। टू सपोर्ट अ डिसीजन, द कोर्ट सस्टेन द लॉयर्स ऑब्जेक्शन। कोर्ट ने वकील के आपत्ति को सस्टेन किया, मतलब उसको सही माना कि हाँ ये आपत्ति जो कर रहा है सही कर रहा है। चलो जी आगे। ही रिपेंटेड, रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना, अभी थोड़ी देर पहले आया था, रिपेंट का नाउन देख रहे थे, रिपेंटेंस। उसने अफसोस किया। अब रिपेंट अपने बाद इन्फिनिटिव नहीं जेरंड लेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बी क्रिया का, ये बी वर्ब का, जैसे गो का इन्फिनिटिव क्या बनेगा, टू गो। गो का इन्फिनिटिव बनेगा टू बी गोइंग। एक वर्ब के 6 इन्फिनिटिव फॉर्म्स होते हैं, बहुत कम लोग ये पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चों को इतना डिटेल में पता होता है। ये जैसे आप समझते हैं ना कि ये फुल इन्फिनिटिव है, उसी तरह इन्फिनिटिव किसी वर्ब के 6 इन्फिनिटिव फॉर्म्स होते हैं, 6 इन्फिनिटिव फॉर्म्स ट्रांजिटिव वर्ब के, और इनट्रांजिटिव वर्ब के जो है 4 इन्फिनिटिव फॉर्म्स होते हैं। तो गो का 4 इन्फिनिटिव बनेगा, टू गो, टू बी गोइंग, टू हैव गॉन, टू हैव बीन गोइंग। अब क्या होता है इन्फिनिटिव वगैरह वगैरह मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अभी उस तरह से। और बी क्रिया का बस 2 ही इन्फिनिटिव बनेगा, टू बी, ये बेसिक इन्फिनिटिव बोलते हैं, और परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव बीन, जैसे आई वांट टू बी अ हीरो, और ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये गो का परफेक्ट इन्फिनिटिव है, कम का परफेक्ट, इसको परफेक्ट टेंस नहीं है रे बैल, वो बिल्कुल अलग चीज होती है परफेक्ट टेंस। बहुत 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 ज्यादा डिटेल से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हमें यहां पर इन्फिनिटिव चाहिए ही नहीं, हमें जेरंड चाहिए, और जेरंड भी बेसिक जेरंड नहीं, ये बेसिक जेरंड ये है, जैसे इन्फिनिटिव टू V1 और टू हैव V3 दोनों होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, उसी तरह जेरंड भी बेसिक जेरंड और परफेक्ट जेरंड होता है हैविंग V3। तो हमें यहां परफेक्ट जेरंड चाहिए। ही रिपेंटेड हैविंग बीन आइडल, आइडल बोलते हैं बेरोजगार या आलसी। रिपेंट का ऑब्जेक्ट ये जेरंड है। सर बेसिक जेरंड बिंग क्यों नहीं? तो इसका रूल ये होता था कि जब मेन वर्ब का टाइम और इन्फिनिटिव या जेरंड वाले वर्ब का टाइम अलग होता है, तो बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव या बेसिक फॉर्म ऑफ जेरंड ना लेकर परफेक्ट जेरंड लिया परफेक्ट इन्फिनिटिव लेते हैं। तो सर यहाँ परफेक्ट इन्फिनिटिव तो था ही, लेकिन रिपेंट इन्फिनिटिव तो लेता ही नहीं, तो इसलिए परफेक्ट जेरंड लेना पड़ा। उसको पश्चाताप था, उसको दुख था। तो दुख कब था? पास्ट में। हम लोग यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं। उसको दुख था, दुख कब था? पास्ट में। और दुख था आलसी रहने का, तो आलसी कब था? वो पास्ट के भी पास्ट में। तो जो मेन वर्ब का टाइम है और जो ये वाला वर्ब का टाइम है वो अलग अलग है। तो इसीलिए बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव या जेरंड ना लेकर परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव या जेरंड। नहीं याद आ रहा है? नोट्स को खोलिए, विस्तार से उसको पढ़िए। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा, टीचर सब्जेक्ट है,
टीचर ने उससे पूछा था, टीचर आस्क्ड हिम। अच्छा, आस्क जो है वो डाई ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो आस्क का एक ऑब्जेक्ट हिम है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज, अब नाउन क्लॉज नहीं समझते तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब आप नाउन क्लॉज, जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फ्लेटिव, इनके बिना आप ग्रामर पढ़ ही नहीं सकते। तो टीचर आस्क्ड हिम विच इंग्लिश नॉवल डिड ही लाइक। अब यहाँ लाइक जो है वो मेन वर्ब है, ये ओरिजिनली रहा होगा ही लाइक्ड एबीसी नॉवल मोस्ट, ही लाइक्ड एबीसी नॉवल मोस्ट, ये ओरिजिनली ऐसा रहा होगा, ही लाइक्ड एबीसी नॉवल मोस्ट। इसका जब हम यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे करते हो, ऑक्सिलरी को आगे करते हो, है ना। तो यहां से हम यस डिड को निकाल लेंगे, यहां से डिड को बाहर निकाल लिए, क्वेश्चन बन जाएगा डिड ही लाइक एबीसी नॉवल मोस्ट। क्या उसको एबीसी नाम की कोई नॉवल सबसे अधिक पसंद है? कौन क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये नाउन ऑब्जेक्ट है और मोस्ट जो है एडवर्ब है। और एबीसी को हटाकर कौन सा नॉवल, अब सवाल पूछना है, ये यस नो क्वेश्चन था, WH क्वेश्चन, तो यहां से ये हटा और आ गया विच नॉवल, कौन उपन्यास। ये नॉवल नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट है लाइक का, यही नॉवल यहां से यहां आ गया, और एबीसी नॉवल की जगह हो गया विच नॉवल, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच व्हाट और हुज तीन एडजेक्टिव होता है इंट्रोगेटिव। विच नॉवल डिड ही लाइक द मोस्ट, उसे कौन सी नॉवल सबसे अधिक पसंद थी, ये रियल क्वेश्चन है, नाउन क्लॉज नहीं है। नाउन क्लॉज बनाने के लिए ऑक्सिलरी को भेजना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद, तो ये डिड वापस चला जाएगा यहां और V2 बन जाएगा, तो ये डिड यहां गलत है, यहां लाइक्ड हो जाएगा चूंकि हमें नाउन क्लॉज फॉर्मेशन करना है, और यही नाउन क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट है आस्क का एक ऑब्जेक्ट है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट विच से बना नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, स्टूडेंट मस्ट गिव ईयर। गिव ईयर का अर्थ होता है किसी बात को ध्यान से सुनना, गिव ईयर द ईयर नहीं होता, गिव ईयर टू समथिंग, किसी चीज को ध्यान से सुनना, गिव ईयर टू समथिंग ये फ्रेज है, यहां एन ईयर या द ईयर मत कर देना, ये पी है, ये गिव का ऑब्जेक्ट है और समथिंग ये पीओ हो गया, और टू का ऑब्जेक्ट यहां व्हाट से बना नाउन क्लॉज है। अगर नए व्यूअर हैं, अगर आपने नाउन क्लॉज नहीं पढ़ा है तो आपको ग्रामर पढ़ना होगा। नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है टीचर, टीचर का दो वर्ब है टेल, और टेल का दो ऑब्जेक्ट है देम और व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये ओरिजिनली रहा होगा द टीचर टेल्स देम समथिंग, ये समथिंग जो यहां टेल का सेकंड ऑब्जेक्ट था वही व्हाट बन के आगे आ गया, और अगर डज को यहां निकाल दोगे तो ये एरर हो जाएगा, ये रियल क्वेश्चन बन जाएगा, हमें नाउन क्लॉज चाहिए जो कि पीओ का काम कर रहा है, ये जो पूरा क्लाउज है ये टू का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई डाउट, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, मुझे संदेह है, आई डाउट इफ। देखो नाउन क्लॉज जो है बच्चा दैट से भी बनता है, नाउन क्लॉज इफ और वेदर से भी बनता है। जब भी वाक्य में सजेशन ऑफ डाउट हो तो नाउन क्लॉज इफ वेदर से बनता है, और अगर श्योरिटी हो तो दैट से। जैसे एक एग्जांपल देखो, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं दैट ही विल कम, कि वह आएगा, तो हमने दैट वाला नाउन क्लॉज लिया। और आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, इफ या वेदर ही विल कम, यहां दैट ही विल कम नहीं। जब भी सजेशन ऑफ डाउट करना हो, मतलब डाउट का भाव देना हो, तो इफ और वेदर का नाउन क्लॉज, ये दोनों नाउन क्लॉज है, ये वाला भी और ये वाला भी। सर तो यहाँ नाउन क्लॉज तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ बाबू, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन क्लॉज आता है ना तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पीओ का काम नहीं करता, उसको हम लोग क्वालिफाइंग नाउन क्लॉज बोलते हैं, क्वालिफाइंग नाउन क्लॉज, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ये जो नाउन क्लॉज है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये श्योर एडजेक्टिव के साथ है। अब बस आप ऐसा कर दो, यहीं पर इसको क्वालिफाइंग नाउन क्लॉज बोल रहे हैं, आप आई एम श्योर की जगह कर दो आई नो। अब देखो नाउन क्लॉज क्या हो जाएगा, आई नो दैट ही विल कम। अब ये नाउन क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया नो का। अब यह देखो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, नो का ऑब्जेक्ट ये इफ वाला नाउन क्लॉज, सजेशन ऑफ डाउट के लिए इफ वेदर वाला नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, हैवंट आई, नहीं है क्या। जब मूल वाक्य अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं ना। अब इसमें लफड़ा ये है कि हैव यहां पर ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है। कैसे मालूम पड़ता है, हैव एक ही शर्त पे ऑक्सिलरी होता है, जब उसके बाद V3 हो। अगर हैव के बाद नाउन आ गया तो हैव मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी नहीं होगा। ऑक्सिलरी वो तभी होगा जब V3 के साथ हो। आई हैव डन इट, हैव के बाद अगर नाउन आ गया तो हैव खुद मेन वर्ब होगा, हैव के बाद अगर इन्फिनिटिव आ गया तो हैव मेन वर्ब होगा। हैव तीन ही चीज लेता है ये धरती पे, हैव के बाद या तो V3 आता है, या नाउन आता है, या इन्फिनिटिव आता है। अगर V3 के साथ है तो ऑक्सिलरी है, नाउन या इन्फिनिटिव के साथ है तो हैव स्वयं मेन वर्ब होता है। पढ़ा, ये सब डन है। तो यहां वही है, आई हैव प्रॉब्लम्स, ये नाउन है, और अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव है। अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन आता है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी, ये कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं है क्या। अब ये हैव से नहीं बना सकते आप क्वेश्चन टैग, क्योंकि हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब से क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, डू डज का इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी से बनाना है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, नहीं जाता हूं क्या, तो गॉन्ट आई तो नहीं कर दोगे ना।
आप करोगे डोंट आई, कहां से डू लाना पड़ा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी होता नहीं तो डू डज डिड की मदद, डू डज की मदद लेते हैं, तो यहां हैव मेन वर्ब है तो इसी तरह डू की मदद लो, डोंट आई। अगर हैव ऑक्सिलरी होता, जैसे आई हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की है, नहीं की है क्या, हैवंट आई, ये हैव चलेगा क्योंकि यहां हैव ऑक्सिलरी है तो क्वेश्चन टैग में हैव का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहां चूंकि स्वयं मेन वर्ब है तो आपको हैव से क्वेश्चन टैग नहीं बनाना है, डोंट से बनाना है। नेक्स्ट, जैसे अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि हैव का कंटिन्यूअस नहीं बनाते, उसी तरह हियर स्टैटिक वर्ब है, इसका भी कंटिन्यूअस नहीं बनाते। वी हियर सॉन्ग्स, हम सुन रहे नहीं, हम सुनते हैं, फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर से। हियर का, सी का, है ना, फिर आपका अभी जो किसका हैव की बात हो रही थी, फिर नो का, आई एम नोइंग यू नहीं, आई नो यू, इन वर्ब्स का नॉर्मली हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बनाते, बहुत सारे डिटेल्स रूल हैं, बट डिटेल में भी नहीं जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट, अ होली मैन, होली मैन मतलब कोई पवित्र आदमी, ये होली पवित्र वाला होता है ना, और ये HOLI जो होता है ये पर्व वाला होली। एक्सेप्ट्स, स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करता है, वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम। एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट ये पूरा व्हाट वाला नाउन क्लॉज है, एक आदमी स्वीकार करता है, वर्ब से पूछो क्या या किसे, जवाब में मिलता है ऑब्जेक्ट, क्या स्वीकार करता है, जो कुछ भी भगवान ने उसे दिया है। गॉड यहां सब्जेक्ट है, हैज प्रोवाइडेड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है हिम। विथ ऑल द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता, दुनिया भर के, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में जितनी विनम्रता है, मतलब दुनिया भर की विनम्रता के साथ एक आदमी, एक अच्छा आदमी स्वीकार करता है जो कुछ भी भगवान दिया है। ये बच्चे लोग ना पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, आज ही या कल वर्ड बैच में आया हुआ था इस तरह का कुछ, है ना, कि उसके अंदर दुनिया भर का गुस्सा है, उसके अंदर दुनिया भर की नफरत है, उसके अंदर दुनिया भर की विनम्रता है। ही हैज ऑल द ह्यूमिलिटी इन द वर्ल्ड, ये बोलने का एक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है, ही हैज ऑल द ह्यूमिलिटी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर दुनिया भर की विनम्रता, मतलब बहुत विनम्र आदमी है, ये इसका मतलब हुआ। ही हैज ऑल द ह्यूमिलिटी इन द वर्ल्ड मतलब उसके अंदर दुनिया भर की विनम्रता, इट मींस कि वो बहुत विनम्र आदमी है। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। ये हम्बल का नाउन है, हम्बल से दो नाउन बना सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटी को नहीं कंफ्यूज करना ह्यूमिलिएट से, ये होता है अपमानित करना, भर भैया, इंसल्ट का सिनोनिम्स है, अफ्रंट इसका सिनोनिम्स होता है, अपमानित करना, अफ्रंट या ह्यूमिलिएट या इंसल्ट, और इसका नाउन बनाते हैं ह्यूमिलिएशन, बहुत प्यारा वर्ड है ये अफ्रंट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, अफ्रंट सिनोनिम्स है। ह्यूमिलिएट का नाउन ह्यूमिलिएशन और हम्बल का नाउन ह्यूमिलिटी। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो सारे शॉर्ट में रखूं, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, आप लोग लाइक दें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना बाबू, देखो प्रोवाइड जो वर्ब है, अब इसके अलग अलग आंसर मिलते हैं। प्रोवाइड वर्ब का 2-3 मामला है। प्रोवाइड का अर्थ होता है किसी को कोई चीज़ देना, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ दिया गया समथिंग और जिनको दिया गया टू समबडी, या जिनको दिया गया समबडी और जो चीज़ उपलब्ध कराया गया विथ समथिंग। फिर से वही बात बोलेंगे कि प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है 800 प्रीपोजिशंस की। बाबू पूरा यूट्यूब, पूरे इंडिया ढूंढ लोगे ना, उतना प्रीपोजिशन, उतना डिटेल, उतना रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर उतने विस्तार से, उतने रिवीजन के साथ, मतलब आप ये समझ लो ना कि उसका लोग 50% भी नहीं पहुंच पाते जो आपको मिलेगा यूट्यूब पर अभी। तो प्रोवाइड समथिंग टू समबडी और प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, इस लिस्ट में बहुत सारे वर्ड आते हैं। सप्लाई भी दोनों बनावट लेता है, इंटरेस्ट भी दोनों बनावट लेता है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। देखो, ही प्रोवाइडेड फूड टू अस, फूड टू अस, ही प्रोवाइडेड अस विथ फूड। और एक होता है प्रोवाइड फॉर, भरण पोषण करना। ही प्रोवाइड्स फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार का पेट पालता है, जरूरत की चीजें देता है। अब अगर इस वाक्य को देखोगे, जो ऊपर वाक्य है, वहां प्रोवाइड वाले हिस्से को थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। ये ओरिजिनली ऐसा है, गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम, गॉड ने उसे दिया, मतलब ये वाला बना, गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम विथ समथिंग। तो यहां पर या तो विथ होना चाहिए था, इसका ऑब्जेक्ट होता। और विथ का जो पीओ था वो वाट एवर बन के आ गया आगे, और ये पूरा नाउन क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट है इसका, एक्सेप्ट का। गॉड हैज, नाउन क्लॉज के अंदर देखो, गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम विथ फलाना, भगवान ने उसे फलाना चीज दी। तो ये जो विथ का ऑब्जेक्ट होता है यहां पर, पीओ होता, वही इंट्रोगेटिव बनकर यहां आ गया, वाट एवर, जो कुछ भी। और तो सर हैज को आगे क्यों नहीं किया, हैज को आगे कर दोगे यहां पर तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्वेश्चन तो बनाना नहीं है हमको, हमें तो नाउन क्लॉज चाहिए, क्योंकि नाउन क्लॉज को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पर प्रीपोजिशन होना चाहिए था विथ। और अगर विथ नहीं ले रहे हैं, अगर हम नहीं सर हमको ऐसे नहीं लेना है, हमको ये विथ नहीं चाहिए, है ना, तो हम क्या करें कि भगवान जो है हमारा भरण पोषण करता है, तो हमको फिर ये लेना चाहिए था, वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड फॉर हिम। एक पवित्र आदमी, एक साफ दिल का आदमी, एक साधु मिजाज का आदमी, एक सन्यासी विचार का आदमी
स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? जो कुछ भी भगवान ने उसको दिया है, वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड फॉर हिम, जो भी भगवान ने उसको जीवन यापन के लिए दिया है। तो या तो फिर ये वाला बनावट ले लीजिए, लेकिन जो दिया हुआ है उस स्ट्रक्चर में तो एरर है। तो या तो हम प्रोवाइड फॉर ले लें या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर ये वाला विथ वाला बनावट लें। तो विथ वाला बनावट अगर यहाँ लोगे कि ऑब्जेक्ट लेकर सर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया प्रोवाइड का, और फिर विथ आया, तो फिर विथ का ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो विथ का ऑब्जेक्ट यहाँ वॉट एवर को मान लेंगे। तो दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे, लेकिन एरर जो हमारा सी में ले रहे हैं। नेक्स्ट, ये देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया, देखो ध्यान से। प्रोवाइड का 3 स्ट्रक्चर, समथिंग टू समबडी, समबडी विथ समथिंग, प्रोवाइड फॉर समबडी। ये बनावट में क्या फर्क होता है? देखो, तो अगर आप समथिंग टू समबडी करेंगे, प्रोवाइड समथिंग, तो जो चीज दिया गया समथिंग और जिनको दिया गया टू समबडी, ये जैसे ही प्रोवाइडेड गन्स टू राजू, समथिंग टू समबडी, ये बनावट तब पसंद करते हैं ना जब फोकस वो चीज पर हो जो दिया गया। फोकस किस चीज पर है? व्हाट इज गिवन। और समबडी विथ समथिंग वाला तब करते हैं ना जब फोकस पाने वाले पर हो। जैसे ये देखो, ही प्रोवाइडेड राजू विथ गन, सेम चीज ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब फोकस इस पर है। तो ये बनावट तब लेते हैं जब रिसिपिएंट पर फोकस हो, पाने वाले पर फोकस हो। और ये बनावट तब लेते हैं जब उस चीज पर फोकस हो जो चीज दिया गया, व्हाट इज गिवन, उस पर फोकस हो, फोकस ऑन व्हाट इज गिवन। और समबडी विथ समथिंग तब लेते हैं जब समबडी पर फोकस हो। और प्रोवाइड फॉर किसी का फाइनेंशियल और केयर गिविंग सपोर्ट करना, मतलब किसी का भरण पोषण करना। तीनों का एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट, भी अभी हम लोग देख रहे थे वाक्य के शुरू में भी फोर आएगा, तो या तो ये जेरेंड होगा, बाद वाले वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और नहीं तो ये भी फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और एडजेक्टिव की तरह बाद वाले सब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि विजिटर्स जो है सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है फाउंड। तो ये जो बीइंग है ये जेरेंड तो नहीं है। अगर ये जेरेंड होता तो ये सब्जेक्ट होता। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में आएगा तो रेफर करेगा बाद वाले सब्जेक्ट को, और अगर गलत रेफर करता है तो उसको बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। अभी शुरू में देख रहे थे। तो इससे बचने के लिए या तो पूरा क्लॉज बनाइए या यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन डाल दीजिए ताकि वो उसको रेफर करे। तो इट बीइंग वेरी डार्क, बहुत डार्क होने के कारण, द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट, विजिटर्स ने इसे मुश्किल पाया। फाइंड अपने ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लेता है। विजिटर ने इसे मुश्किल पाया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसे मतलब किसे? टू लोकेट, ढूंढना। किसे ढूंढना? स्विच को। ये इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, ये दरअसल यही ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरा फ्रेज है ना, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है फाउंड का, इसी की जगह इट आया हुआ है। आप ये जो पूरा फ्रेज है इसको यहां बोल के देखो इट की जगह पर, द विजिटर्स फाउंड टू लोकेट द स्विच डिफिकल्ट। लेकिन इतना बड़ा फ्रेज बीच में ना लेकर वहां पर छोटा सा प्रोनाउन इट लगा दिए। खैर हमारा विषय वो नहीं है, विषय ये है कि बिंग गलत रेफर कर रहा है तो हमको यहां पर इट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, नलिनी सेज, नलिनी कहती है। क्या कहती है भाई? सेक ऑब्जेक्ट दैट से बना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का दैट आप ओमिट कर सकते हैं। नाउन क्लॉज के अंदर सी सब्जेक्ट है, सी का वर्ब है इज लिविंग इन चेन्नई। कहती है कि वो रह रही है। ये हम लोग प्रेजेंट में खड़े हैं आज 2025 में। नलिनी कहती है कि वो रह रही है, तो रह रही है मतलब अभी, जबकि यहां स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है सिंस 1991। तो 1991 से रह रही है नहीं, रहती रही है, मतलब इस पूरे दौरान में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लेकर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेना होगा। तो आपको यहां हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। अगला, वी गेट, हमें मिलता है एक्सेलेंट फर्नीचर इन दिस शॉप। इस दुकान में हमें बहुत शानदार फर्नीचर मिलता है। बेहतर होता, ये थोड़ा वाक्य तो नो एरर है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा ऑकवर्ड है। यहाँ पर अगर कोई मॉडल डाल देते हैं इस तरह का, वी कैन गेट एक्सेलेंट फर्नीचर, वी गेट ऐसा लगता है हमें मिलता है अच्छा फर्नीचर, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर है, बट थोड़ा सा वाक्य ऑकवर्ड है। चलिए छोटा सा सेशन था, यही रोकेंगे। आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और इस किताब की जो पीडीएफ है, इस बुक की जो पीडीएफ है, ये मंत्रा 1 जो आप अभी देख रहे थे, जैसा मैं बता दूं इसमें एरर फाइंडिंग के 861 क्वेश्चन है, बोल्ड पार्ट करेक्शन के 784, फिलर के 482 और ईडीएम फ्रेजेज 400, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब लाइन से, जैसे भी आप देख रहे थे। अभी हम लोग एरर फाइंडिंग का 285 तक पहुंचे हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेगी। कृपया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा मुझे भी हौसला मिले। अदरवाइज यार मन छोटा हो जाता है तो फिर मन नहीं करता कंटिन्यू करने का ना, इतना मेहनत किसके लिए भाई। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें, और अगर कुछ फीडबैक है तो ज़रूर बताएं। बहुत आपके लाइक से, थोड़ा सा आपके एक लाइक से थोड़ा हौसला मिलता है, काम करने का मन ज़्यादा करता है। और ये कंटिन्यू जैसे ये खत्म होगा फिर हम लोग ये करेंगे। जिनको क्वेश्चन, अच्छा मज़ा तब आएगा ना जब आप ये बनाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ, इस किताब की पीडीएफ, आई थिंक 60-65 पन्नों की है पीडीएफ ना, फोटो कॉपी करा लेना। 30-35 रुपये लगेंगे फोटो कॉपी में। ये 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन आपका हो जाएगा मस्त ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसके लिए अलग से अगले क्लास में उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। आज के वीडियो को जब आप कोई भी दिक्कत हो कहीं पर कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले सेशन में उस क्वेश्चन को मैं जरूर शामिल करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, काइंडली शेयर इट।